हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक एचडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में एक कदम सफलता की ओर। तो जैसा कि हमको पता है कि हम कक्षा 11 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपने कल वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी थ्योरी जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजकता कोष आबंध सिद्धांत को हमने पढ़ा अपने पिछली वाले वीडियो में। ठीक है, तो उसी को पढ़ने के बाद अब हमने कुछ नई चीजें जानी थी वहां पे। जैसे बात करें तो ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग के बारे में देखा कि ओवरलैपिंग क्या होता है, कैसे होते हैं ओवरलैपिंग, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो की थी संयोजकता कोष आबंध सिद्धांत, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, किस तरीके से जो बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल हैं, यानी जो एलिमेंट्स के एटम्स के ऑर्बिटल होंगे, वो जब बॉन्ड बनाने के लिए किस प्रकार से एक दूसरे के साथ आते हैं, उनमें रिपल्सन होता है, उनमें अट्रैक्शन होता है, उनका अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल उनके प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से और नजदीक आते हैं, उनमें बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग करने के लिए दोनों अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हम वैलेंस शेल के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी बॉन्डिंग होगी, नहीं तो बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। तो वो दोनों अपने अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप कराएंगे, जिसको अतिव्यापन हम बोलते हैं। ओवरलैप कराने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण होता है, उनके इलेक्ट्रॉनों का अपने ऑर्बिट में उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो एक का चक्रण ऊपर की तरफ, एक का चक्रण नीचे की तरफ होगा, जिससे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अन्यथा अगर ये चक्रण नहीं घूमता है, चक्रण ऐसे ही रहता है यानी सेम डायरेक्शन में, तब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीजें हमने जानी। और जाना था कि जब यानी जितने वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ये भी जाना था। फिर अगली बात हमने जानी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन युग्म है वैलेंस शेल में और वो पेयर्ड है, लेकिन हल्की सी एनर्जी देने से उसको अनपेयर्ड किया जा सकता है, तब भी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये बातें हमने जानी थी। उसके बाद हमने ओवरलैपिंग देखी थी। अब उसके बाद हम चलते हैं कि ओवरलैपिंग के बाद कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार कितने होते हैं, यानी अभी हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि ये बॉन्ड इनके अतिव्यापन के आधार पर, जो ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं यानी ओवरलैपिंग होती है, उसके आधार पर किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके के अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और जिसमें हमने नाम सुना है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो उसी के बारे में हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी संकरण, और कितने प्रकार का संकरण होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजक आबंधों की प्रकृति। मतलब वही बताया ना कि हम जानेंगे कि जो अतिव्यापन हमारा होता है यानी ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, भाई ओवरलैपिंग किसके बीच होगी, जो ऐसे ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे तो ओवरलैपिंग करके। और वो ओवरलैपिंग किस प्रकार की होगी, क्योंकि हमने 3D में पढ़ा है ना कि 3D यानी जो एटम होगा वो हमारे स्पेस में होगा। स्पेस हमारा कैसा है, 3 डायमेंशन यानी त्रिविम स्पेस है। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक्सिस यानी जो अक्ष होंगे, अक्ष के आधार पे ही, मतलब जो अक्ष होंगे उस ऑर्बिटल के, किस अक्ष पे वह ऑर्बिटल है उसके आधार पे ही ये प्रकार यानी उसकी प्रकृति होगी। ठीक है, अतिव्यापन के प्रकार उसी तरीके से होगा और उस पर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति होगी। ठीक, तो कहने मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है, जो अतिव्यापन होता है वो रिलेट करता है अक्ष को। ठीक है, बात करें अतिव्यापन के प्रकार, कितने प्रकार के अतिव्यापन होते हैं, तो उसी में आबंधों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए सबसे पहले बता दें तो जो अतिव्यापन होते हैं वो उन एटम्स के जो अंतरनाभिकीय अक्ष होता है यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसी के आधार पे होते हैं। अगर वो दोनों ओवरलैपिंग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम अक्ष पे हैं तभी वो बनाएंगे कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। और अगर सेम अक्ष पे नहीं है तब वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। ऐसा भी हो सकता है वो बॉन्ड भी ना बनाए। तो बात करें तो सहसंयोजक आबंध की प्रकृति, सबसे पहले जान लीजिए कि जो आबंध होते हैं वो 2 प्रकार के, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हमारा पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का सिंबल है ये, आप इससे बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का सिंबल, ये होता है सिग्मा बॉन्ड का सिंबल। और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आप पाई आबंध को इस तरीके से
डिनोट कर सकते हैं। ये तरीका होता है, ये वही वाला पाई आप डिनोट करते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, पाई। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा और वो होता है पाई बॉन्ड। तो अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वो अतिव्यापन पे ही डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनको बॉन्ड बनाना है वो किस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें सिग्मा बॉन्ड की। तो ऑर्बिटल अभी हमने देखा यस ऑर्बिटल हमने देखा पी ऑर्बिटल। इन्हीं दो ऑर्बिटल के बारे में हमने जाना है। ठीक है, डी की और एफ के बारे में हमने अभी नहीं देखा। हमने यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, जबकि होते कौन से हैं, एस पी डी एफ, ये सब होते हैं ना सब सेल्स। तो इसी में जो होते हैं उन्हीं को ऑर्बिटल बोल दिया जाता है ना। ठीक, तो देखिए अब एसएस ओवरलैपिंग कैसे होगी। देखिए, सिग्मा बॉन्ड 3 प्रकार से बनता है और पाई बॉन्ड सिर्फ एक प्रकार से पाया बंध बनेगा। अभी उसको देखेंगे किस प्रकार से पाया बंध बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड 3 प्रकार से बनता है। एक तो एस एस ओवरलैपिंग करके, यानी यस और यस अतिव्यापन होगा। दूसरा बनेगा यस पी अतिव्यापन और तीसरा बनेगा पीपी ओवरलैपिंग, यानी कि पीपी अतिव्यापन। कहने का मतलब जब यस और यस ऑर्बिटल संयोग करेंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब यस पी संयोग करेंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब पीपी संयोग करेंगे यानी पीपी मिल करके अतिव्यापन करेंगे तब भी फॉर्मेशन होगा किसका, सिग्मा बॉन्ड का। लेकिन अब ये कैसे होगा भाई, ओवरलैपिंग है। हमको पता है कि यस जो है, जो यस ऑर्बिटल होता है उसका कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होता है ना, मतलब वो किसी भी एक्सिस पे बॉन्ड बना सकता है, यानी किसी भी एक्सिस पे वो ओवरलैपिंग कर सकता है। लेकिन जो पी वाले होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, हम लोगों को पता है पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। इस तरीके से देखिए ये हमारा एक्सिस बनता है 3D फॉर्म में ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्स वाई जेड, ये बनता है। तो इसमें हमको पता है जब पी वाले को हम बनाते हैं तो पी किस तरीके से बनता है। देखिए, पी बनता है हमारा इस तरीके से, एक इस तरीके से बनता है। ठीक, एक हमारा बनता है इस तरीके से, इस तरीके से, इसी तरीके से यहां पे बनता है। तो कहने का मतलब 3D में तीनों एक्सिस पे बनता है, एक्स वाई पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, है ना। तो कहने मतलब ये, और जो यस होता है हमारा कैसे, यस ऐसे हो गया, मतलब यस ऑर्बिटल जो हमारा बनता है, यस कक्षक, वो इस तरीके से, उसका कुछ नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, इधर भी यानी यक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी। तो कहने मतलब ये किधर भी संयोग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कौन यक्स वाला है, कौन वाई वाला है और कौन जेड वाला है। ठीक है, तो यही ओवरलैपिंग के आधार पे ही होगी। तो देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं, इसकी ओवरलैपिंग होती किस तरीके से, देख सकते हैं आप 3D में है तीनों। तो हम देखेंगे कि जो एसएस ओवरलैपिंग होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो बात करें इस सिग्मा बंध को, यानी इसको हम कहते हैं कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, यानी इंड टू इंड हेड ऑन ओवरलैपिंग। इंड टू इंड कहने का मतलब कि एक इंड का दूसरे इंड से ओवरलैपिंग होगी तभी वो इंड टू इंड ओवरलैपिंग कहलाएगी। इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग या कहे तो सिरे से ओवरलैपिंग होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कौन सी ओवरलैपिंग है ये, इसको लिख सकते हैं हम कि हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन से मतलब समझ सकते हैं क्योंकि सिर और सिर के बीच में ओवरलैपिंग होगी तब। और ये जो पाई बंध हमारा बनता है, यानी पाई बंध बनता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसमें, मतलब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो कहने का मतलब इनका तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा सामने सामने, लेकिन इनका साइड साइड है इस तरीके। ये जो ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड के लिए वो इस तरीके से ओवरलैपिंग हेड ऑन, चाहे ये हेड चाहे ये, ठीक। लेकिन जो पाई बंध बनेगा वो उसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, हेड ऑन ना होकर के सिर्फ साइड वाइज होगी। ठीक है, साइड वाइज, और इनका सिग्मा बॉन्ड के लिए हेड ऑन। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है पहले तो एसएस ओवरलैपिंग 3 तरीके से बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड। तो एसएस ओवरलैपिंग में ये ऑर्बिटल हमको पता है किस तरीके का यस होता है, यस होता है हमारा इस तरीके का गोली, तो एक यस और दूसरा यस। ठीक है, इसको गोला बना दें, रुक जाइए, देखिए ठीक है, ये होता है जब ये दोनों पास पास आते हैं और पता है कि बॉन्ड बनेंगे कब, यहाँ पे हमको बॉन्ड बनाना है। तो पता था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी वहीं पे दोनों जब ओवरलैपिंग करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा, अन्यथा वो बॉन्ड नहीं बनेगा।
दोनों ऑर्बिटल के केस में ये होना चाहिए कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो वो उसी सिरे से एक दूसरे से जुड़े, यानी उसी सिरे से एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करें। ठीक है, ये इस तरीके से आएंगे, जुड़ेंगे, यानी कि ओवरलैपिंग के कौन कौन से आएंगे, ये हैं यस ऑर्बिटल। देखिए ये हमारे यस ऑर्बिटल, ये भी हमारा यस ऑर्बिटल ही है। ठीक है, ये भी यस ऑर्बिटल। लेकिन अब जब दोनों आएंगे पास में तो देखिए किस तरीके से ओवरलैपिंग इनकी हो जाएगी। ठीक है, बराबर बड़ा बहु होगा। देखिए समझ सकते हैं आप कि वो बस दोनों ऐसे एक ही साइज रहेगा हाथ से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, यस यस ओवरलैपिंग, यस 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 ओवरलैपिंग। और ये जो दोनों ऑर्बिटल आए इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि भाई बॉन्ड तो उन्हीं के बीच में बनेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा यस यस ओवरलैपिंग है, यानी कि यस यस अतिव्यापन है जिसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर बात करें तो एसपी ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो एसपी ओवरलैपिंग भी वही होगी जो कहे तो उस तरीके से जब इनका अतिव्यापन होगा कि जो जिस अक्ष पे पी हो, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो पी की हो, वही वाले उसी वाले पे यस बॉन्ड बनाए। तो एसपी ओवरलैपिंग तभी होगी जब जिस अक्ष पे पी वाला ऑर्बिटल होगा, यानी पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो, जो वाला होगा, जब यस ऑर्बिटल उसी अक्ष पे आएगा तभी इनमें ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर यस पी हो, देखिए यस हो इस तरीके से और पी वाला जो हो वो भी इसी तरीके से हो। ठीक है, यानी अक्ष उसका सेम हो। देखिए ठीक, तो कहने का मतलब इसका जो अक्ष हो वो जेड ही हो। देखिए ठीक है, ये कौन सा अक्ष होता है, कहीं तो जेड वाला होता है, उनका जब अक्ष सेम होगा तभी के केस में ही ये आएंगे और बनाएंगे। कैसे, ये बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये होगा और इसी तरीके से ये वाला आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दोनों अपना अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी उदासीन करेंगे, तब इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या है, ये है हमारा यस ऑर्बिटल, ये हमारा है यस ऑर्बिटल, और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। और ये हमारा ओवरलैपिंग है कौन सा, यस पी ओवरलैपिंग। हमारा एसपी ओवरलैपिंग है ना। ठीक है, तो इस तरीके से यस ओवरलैपिंग होता है, इसको हम हेड ऑन बोलते हैं कि हेड दोनों का हो सकता है। देखिए हेड है ना, ऐसा नहीं कि ये वाला यहाँ पे आ रहा है, नो, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, और बात करें इसी तरीके से अब पीपी ओवरलैपिंग के लिए देखेंगे हम। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए ये एसपी ओवरलैपिंग था। ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग, इसको यहाँ से मिटा के ऊपर लिखते हैं। देखिए एसपी ओवरलैपिंग था, यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग देखेंगे। ठीक है, देखिए कौन सा हमको देखना है, हमको देखना है पीपी ओवरलैपिंग। देखिए पीपी ओवरलैपिंग किस तरीके से होगा। पीपी ओवरलैपिंग के लिए दोनों आना चाहिए और हेड ऑन होगा। तो मान लीजिए एक पीए वाला, यानी एक जो एटम होगा उसका एक पी ऑर्बिटल ये इस तरीके से। ठीक है, और अगले वाले यानी दूसरा जो पी ऑर्बिटल आएगा उसका इस तरीके से आएगा। ठीक, दोनों हैं कौन से, ये भी पी है वो भी पी है, यानी ये एक का पी ऑर्बिटल है प्लस होगा, यानी ओवरलैपिंग होगी दोनों में, और ये भी एक का पी ऑर्बिटल है। ठीक है, और जब दोनों पास पास आएंगे तब इनमें होगी ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग होगी किस तरीके से, देखिए ये दोनों पास पास आए तो इनमें ओवरलैपिंग जो होती है वो इस तरीके से। देखिए ये होगा, इसको साफ कर देते हैं एकदम से, भी देख लीजिए ये आएगा एक किस तरीके से होगा,
ठीक है। और दूसरा वाला इसी पे ओवरलैपिंग कराएगा इस तरीके से। ये क्या हुआ है, एक पी ये है एक पी है, यानी ये कौन सा ओवरलैपिंग है, ये है हमारा पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो कहने मतलब इन्हीं तरीकों से ही, ठीक इन्हीं तरीकों से ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी यही 3 तरीके होंगे जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक ये पीपी ओवरलैपिंग, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों की सेम होगी, अगर ये पीएक्स है तो ये भी पीएक्स ही होगा तभी बॉन्ड बनेगा, अगर ये पीवाई है तो ये भी पीवाई ही होगा, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर ये पीजेड है ये भी पीजेड होगा तभी ये पीपी ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो हुई हेड ऑन, यानी कि एक ही एक्सिस पे होंगे तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब इस तरीके से देखेंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस रूप में होगा, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड के इस तरीके से फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड के लिए बात करें तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है ना, यानी साइड साइड ओवरलैपिंग होगी, वहां भी फॉर्मेशन वही बनेगा, यानी एक्सिस तो सेम होगी लेकिन वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। एक्सिस मतलब एक्स वाला पीएक्स से ही संयोग करेगा, पीवाई वाला पीवाई से ही, ठीक है, पीजेड वाला पीजेड से ही। और सब में ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग बनेगी, यानी तभी आबंध बनेगा, अन्यथा आबंध नहीं बनेगा। ठीक है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी देखिए, पी वाला आया एक पी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करें तो उसमें यस होगा नहीं, क्योंकि यस में कोई साइड तो बनेगी नहीं, यस तो तीनों दिशाओं में कभी भी कर सकता है बॉन्ड, यानी बॉन्डिंग कभी भी कर सकता है यस। ठीक है, ये इस तरीके से दोनों पास पास आएंगे। ठीक है, ये दोनों पास पास आकर के इस रूप में मिलेंगे। देखिए ये हुआ इस तरीके से, यानी इस तरीके से दोनों एक्सिस सेम, अगर ये एक्स हुआ तो ये भी एक्स, पी एक्स हुआ तो ये भी पी एक्स, और ये दोनों पीपी ओवरलैपिंग कराएंगे तो इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। इस तरीके से होंगे या फिर ये इस तरीके से हो सकते हैं। देखिए ठीक है, इस तरीके से हो या फिर इनको इस तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, ये हुआ, और बीच में एक सतह जाएगी कहें तो इस तरीके से, और नीचे भी इनके बनेगा ये। ठीक, तो ये होता है हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको हम पीपी ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या पीपी ओवरलैपिंग, ये कौन सा हमारा देखिए, ये दोनों हमारे पी ऑर्बिटल हैं। पी ऑर्बिटल कौन से, ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, सेम एक्स होगा, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा पीपी ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग। और वो कौन सा, साइड वाइज ओवरलैपिंग है ना, तभी ये पाई बंध का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा के केस में ये पाई आबंध का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पाई आबंध इस तरीके से या इस तरीके से, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये पूरी बात हुई क्या, अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजक आबंध की प्रकृति, और इसी तरीके से सहसंयोजक आबंध जो होगा उसकी प्रकृति भी होगी। जैसे सिग्मा बॉन्ड जब पी एस एस ओवरलैपिंग सब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तभी, यानी हेड ऑन कहीं तो सिरे सिरे का अतिव्यापन होगा तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर कहीं साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, यानी सिरा ना ओवरलैप करके के साइड में ओवरलैपिंग हुई, तब वो पाई आबंध का निर्माण होगा। ठीक है, और ये हल्का होता है, साइड वाइज होगा तो इस तरीके से होगा, और हेड ऑन होगा तो ज्यादा मजबूत, यानी हेड ऑन जो ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम एक्सटेंट में होती है, कहीं तो मैक्सिमम अधिकतम मात्रा में ओवरलैपिंग होती है। ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यानी एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए होती है वो मैक्सिमम एक्सटेंट में होती है। देखिए मैक्सिमम एक्सटेंट में होगी, यानी ज्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि हमने भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का मात्रा होगी उतना ही मजबूत बंध बनेगा, और ये जो होता है इसमें एक्सटेंट कम होती है। ठीक है, इसकी तुलना में एक्सटेंट इसमें कम होती है, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड हमारा होता है ये पाई बॉन्ड की तुलना में बहुत ही मजबूत होता है। कहने का मतलब अगर तोड़ना चाहें हम आसानी से बॉन्ड को तो
पाई बंध आसानी से टूटेगा, जबकि ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन दोनों में सिग्मा बॉन्ड होगा। और बात करें तो जब भी कभी भी पाई बॉन्ड होगा तब उसके पहले एक सिग्मा बॉन्ड जरूर बना होगा, तभी पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड वहां पे नहीं है तो पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा। अगर सिग्मा है तभी केस में पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, क्योंकि जब ऑर्बिटल संयोग करके बॉन्डिंग करेंगे यानी बॉन्ड बनाएंगे तो सबसे पहले वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और तब जाके पाई बॉन्ड को बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई। और एक बार फिर से कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन दोनों में सिग्मा होगा, पाई लेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, ये पूरी बात हुई टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी अतिव्यापन के प्रकार और सहसंयोजक आबंध की प्रकृति। ठीक है, ये पूरी बात। अब बात करेंगे तो अगली टॉपिक हमारी जो कि होने वाली है बहुत ही बढ़िया, जिसको बोलते हैं हम संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यानी कि संकरण क्या चीज है, यानी किस कहे तो किस वस्तु या किस भाव का नाम है संकरण। ठीक है, तो संकरण से पहले आप समझिए हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड क्या, हाइब्रिड, हाइब्रिड इसको बोलते हैं संकर। ये क्या होता है, नाम तो सुना होगा हाइब्रिड, भाई हाइब्रिड है, हाइब्रिड सीड लेके आओ, हाइब्रिड हाइब्रिड होना चाहिए, हाइब्रिड में हम समझ लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो हाइब्रिड बात में तो जब हम बाजारों में जाते हैं, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, सबको पता है। तो कृषि प्रधान देश होने के नाते जब हम दुकानों पे जाते हैं यानी बाजार में जाते हैं दुकान पे, तो वहां से जब हम कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए खेत में बोने के लिए कोई सीड खरीदते हैं, तो पहले सब नाम देते हैं कि हाइब्रिड चाहिए, यानी कि हाइब्रिड सीड देना ताकि अच्छी पैदावार हो। ठीक है, बढ़िया रहे, जाम जाए बढ़िया से, तो वही होते हैं हाइब्रिड ना, कि सब चीज हाइब्रिड चाहिए, देसी पीछे कोई नहीं भागता, हाइब्रिड चाहिए। ठीक है, तो यही होता है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड होता किस प्रकार से, किस तरीके से उस सीड को यानी उस बीज को किस तरीके से हाइब्रिड बनाया जाता है। ठीक है, कि कितनी प्रोसेस होती है हाइब्रिड की, किस तरीके से बनाया जाता है। तो वैसे ही हमको देखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से हाइब्रिड बनाए जाते हैं, यानी किस तरीके से वो हाइब्रिड यानी हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, संकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो इसी हाइब्रिड को हम यहाँ पे समझेंगे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ में। ठीक है, देखिए क्या होता है, व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहले बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन इसको दिया किसने था। अभी हमने जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम चर्चा कर रहे थे तब हमने बताया कि जो पॉलिंग थे उन्होंने ही कहा था कि हम किसी मॉलिक्यूल की संरचना को समझने के लिए यानी किसी मॉलिक्यूल की आकृति शेप को समझने के लिए 4-5 बातें उन्होंने बताई थी ना, कि इनका ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है, जिसमें एक पॉइंट हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी था। एक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, ये 4-5 बातें थी ना। तो उसमें से एक टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन था। तो उसी को कि पाउलिंग ने ही सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत ही हम जान पाएंगे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है। तो बात करें तो पाउलिंग ने ही कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक आपस में मिल करके यानी आपस में साझा न बोल के आपस में मिक्स होकर के, ठीक है, आपस में संयोग कर करके नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, नए कहें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना बोल करके कह सकते हैं नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। और जो नया ऑर्बिटल बनता है उनकी संख्या बराबर होती है किसके, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल करके उस नए का फॉर्मेशन किए हैं उसकी संख्या के बराबर होती है। ठीक है, और उनकी जो एनर्जी होती है वो लगभग कहे तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनकी एनर्जी सेम होती है। और जो संयोग करते हैं वो कौन से ऑर्बिटल संयोग करेंगे, वही जिनकी एनर्जी जो होगी वो लगभग सेम होगी, कह सकते हैं थोड़ा बहुत कम होगी। ठीक है, उसको नियरली इक्वल बोल दिया जाता है कि नियरली इक्वल होगी, वही ऑर्बिटल आपस में संयोग करेंगे और नए ऑर्बिटल्स का नए कक्षकों का फॉर्मेशन करेंगे। और उन जो फॉर्मेशन होगा नए कक्षकों का, उन कक्षकों को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकर कक्षक। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए और नया फॉर्मेशन हुआ, उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। ठीक है, यही बात बताई थी इन्होंने। और क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में हमको बताना था, जो कि पहले से थ्योरीज नहीं बता पा रही थी। लेविस की थ्योरी थी, हमारी वेस्पर थ्योरी थी, ये सब चीजें जो नहीं बता पा रही थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आके सब चीजें कुछ पता चली, तो उसमें
हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ें और मॉलिक्यूल्स की आकृति को समझें। ठीक है, तो देखिए क्या चीजें हैं, अभी इसके मेन पॉइंट्स जो होंगे उसको भी बता देंगे। देखिए व्हेन टू आर, पहले इसको लिख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक, तो व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जीज, मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक कंबाइन होते हैं, यानी कि कंबाइन मतलब संयोग बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, और नए कक्षकों के निर्माण के लिए आपस में सहयोग करते हैं। आप सेम एनर्जी, मतलब जो नए कक्षक बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। तो इसको अगर हम कहें तो जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करते हैं ऐसे नए कक्षकों के निर्माण के लिए, यानी अच्छे ऐसे नए कक्षकों के निर्माण के लिए जिनकी एनर्जी सेम, यानी जिनकी ऊर्जाएं सेम समान हो और जो संख्या में बराबर हो किसके, जिसमें वो संयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप इसको एग्जाम्पल समझेंगे, तब इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और जो ऑर्बिटल नए बनते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्या व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जीज एंड सेम नंबर इन विच दे कंबाइंड टुगेदर, यानी दे कंबाइंड कहने मतलब जिस संख्या में वो एक दूसरे संयोग कर रहे हैं उसी संख्या में नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी नया जो कक्षक बनता है उनकी संख्या उतनी ही होती है जितने में उन लोगों ने संयोग किया। ठीक है, तो इस नए ऑर्बिटल्स यानी द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल कॉल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमेनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने मतलब जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंबाइन होना, नए ऑर्बिटल्स का सेम ऊर्जा के रूप में और सेम संख्या में बनना, पूरी प्रक्रिया कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये पूरी बात है संकरण के लिए, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण बोले। तो जैसे बात करें तो इसकी जो नंबर बात करें तो मान लीजिए अगर एक यस यानी दो वन यस ऑर्बिटल ने क्या एक होता है। ठीक है, देखिए अगर संकरण कराएं, ठीक संकरण देखिए अगर संकरण कराएं मान लीजिए दो यस किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम का, मान लीजिए हम एक पीएस ऑर्बिटल लेंगे, भाई जो संकरण होगा वो वैलेंस शेल में ही होगा। ठीक, क्योंकि बॉन्डिंग हमें वहीं से करनी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो संकरण वैलेंस शेल में ही होगा। तो वैलेंस शेल के अगर मान लीजिए दो एस के एक ऑर्बिटल को लेते हैं और पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, यानी कौन सा पी होगा, 2p ही होगा भाई। उसी के बाद वाले संकरण करेगा, तो है नहीं कि अपना 2s और बाद में 4p वाले से संयोग करे, नहीं ना, 2p वाले से जब संयोग करेगा मान लीजिए 2p ले ले। ठीक है, यानी एक 1s ऑर्बिटल हो और ये संयोग करे 2p ऑर्बिटल के साथ, ये संयोग करे 2p ऑर्बिटल के साथ, यानी दूसरे कक्षक के p ऑर्बिटल के दो के साथ, यानी px py, तब जो संख्या बनेगी वो बनेगी 2 और 1 3, कहने मतलब 3 क्या कह सकते हैं 3 बनेगी। और 3 कौन सी बनेगी, यस p 2 ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि 2 p होंगे एक यस होगा, तो कहने का मतलब 3 यस p 2। ठीक है, तो अगर एक संख्या में एक है और 2 तो बने कितने हैं 3, तो कहने मतलब जिस संख्या में वो संयोग करेंगे फॉर्मेशन के नए ऑर्बिटल के बनने के बाद वो नए ऑर्बिटल की संख्या भी सेम उतनी ही होगी। ठीक, जैसे 3 यहाँ पे हो रहे हैं, 1 और 2 3, तो यहाँ पे 3 बन रहे हैं, लेकिन कौन से, sp ऑर्बिटल यानी sp2 ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा बराबर है, यानी ऊर्जा उनकी समान है, और यहाँ पे ऊर्जा भिन्न भिन्न होगी, s की ऊर्जा p की ऊर्जा, ठीक है, दोनों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होगी, जबकि यहाँ पे तीनों जितने भी बनेंगे उनकी ऊर्जा सब बराबर होगी। ठीक है, यह है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स और कुछ कंडीशंस हैं कि किन कंडीशन में ही हाइब्रिडाइजेशन होगा और कौन कौन से गुण होंगे जब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन यानी कोई भी संकरण की क्रिया होगी तब उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, तो कौन कौन से गुण होते हैं जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होता है किसी भी वैलेंस शेल में। ठीक है, तो देखिए क्या पहली बात है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। क्या बताया था मैंने ये बताया था ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग कर करके नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे उनकी संख्या बराबर होगी। तो वही कह रहा ना, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब हाइब्रिड संकर कक्षकों की संख्या बराबर है, यानी इक्वल टू, यानी संकर कक्षकों की संख्या बराबर है किसके, द नंबर ऑफ एटॉमिक
ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड, मतलब उनके बराबर है, उन कक्षकों के बराबर है जो मिल करके संकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया था कि जो नए बॉन्ड यानी नए एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी संख्या बराबर होगी उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या के जो मिल करके उनका फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो भी आपको एग्जांपल समझाया था। ठीक है, दूसरी बात देखिए क्या, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। क्या द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, तो कहने का मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हर समय वो यानी हर बार वो उनकी एनर्जी सेम होगी और उनका जो आकृति होगी यानी शेप जो होगी, शेप एंड साइज बोल सकते हैं, वो भी हर समय बराबर होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब जितने भी संकर कक्षक बनेंगे उनकी जो ऊर्जा होगी, उनकी जो आकृति होगी या उनकी जो साइज होगी वो हर समय बराबर होगी। और देखिए क्या अगली बात, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो कहने का मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो ज्यादा प्रभावी होंगे अस्थायी बंध बनाने में। तो कहने का मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे वो आसानी से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, वो आसानी से बॉन्ड बनाएंगे, वो भी अस्थायी। जबकि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जो हाइब्रिडाइज्ड नहीं थे उनका जो बॉन्ड बनता है वो जो आबंध बनाते हैं वो बहुत अस्थायी नहीं होता, कहें तो अनस्टेबल होता है। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे बॉन्ड वो स्टेबल होगा यानी अधिक अस्थायी होगा। ठीक है, और देखिए लास्ट बात इसकी क्या है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड, देखिएगा इसको, डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड थस स्टेबल अरेंजमेंट। देख रहे हैं, थस स्टेबल अरेंजमेंट, तो कहने का मतलब जो एटॉमिक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो स्पेस में यानी कह सकते हैं कि वो वातावरण में इस तरीके से निश्चित डायरेक्शन में होंगे यानी निश्चित दिशा में होंगे जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन हो वो मिनिमम हो। भाई जब मिनिमम रिपल्सन होगा, हमने पढ़ा है कि आकृति तभी स्टेबल होती है जब उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्सन मिनिमम हो और वो मैक्सिमम दूरी पे हो। यही पढ़ा है ना कि जब मैक्सिमम दूरी पे होंगे उनमें रिपल्सन कम होगा तभी वो बॉन्ड स्टेबल होगा। ठीक है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड थस स्टेबल अरेंजमेंट, और एक अस्थायी संरचना को प्राप्त करेंगे ना। और देखिए क्या, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जिस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो मॉलिक्यूल की शेप को यानी मॉलिक्यूल की ज्यामिति को डिफाइन करेगा। तो कहने का मतलब चौथी पॉइंट यही कह रही है कि जो एटॉमिक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो हमारे स्पेस में हमारे वातावरण में इस तरीके से कहें तो वो इस तरीके से व्यवस्थित होंगे कि उनके बीच में जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण हो वो मिनिमम हो, जिससे कि हम बोलते हैं कि जब इस कंडीशन बनेगी मिनिमम रिपल्सन हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो तब ज्योमेट्री को हम बोलेंगे कि वो स्टेबल ज्योमेट्री यानी स्टेबल अरेंजमेंट है, नहीं तो अस्थायी संरचना है। ठीक है, और इसी में क्या, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जिस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन उस तरीके का मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी ये जो संकरण है ये मॉलिक्यूल यानी अणु की ज्यामिति को डिफाइन करता है, अणु की ज्यामिति को बताता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे। जब कभी भी संकरण होगा यानी जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके लिए ये मेन 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, इन्हीं 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ कंडीशन है कि कब हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो बात करें तो पहली बात की हाइब्रिडाइजेशन होगा किसमें, मैंने पहले बताया कि सिर्फ वैलेंस सेल में। इनर सेल में हाइब्रिडाइजेशन यानी इनर सेल में संकरण नहीं होगा। संकरण जब भी होगा तो वो हमारे आउटर सेल या जिसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल उसी में होगा। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताई थी कि हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग बराबर हो, है ना, लगभग इक्विवेलेंट हो। एनर्जी लगभग बराबर होगी तभी तो फॉर्मेशन करेंगे यानी मिक्स होंगे आपस में और बनाएंगे सेम एनर्जी के मॉलिक्यूल यानी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, सेम एनर्जी होगी उनकी। ठीक है, और तीसरी बात थी क्या कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो इलेक्ट्रॉन हो उसको अयुग्मित ही करें। ठीक है, क्या कहें तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं जरूरी। अभी जब हम एक्साइटेशन करते थे तो इलेक्ट्रॉन को उसके एक कक्षक से निकाल करके दूसरे कक्षक में दे देते थे,
मान लिया यस को उत्तेजित किया तो यस से निकाल करके पी में दे दिया, पी में एक जगह खाली थी पी में दे दिया, तो इसको एक्साइटेशन बोलते थे ना। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें है बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत सिर्फ ऐसे ही वैलेंस शेल के ऑर्बिटल नहीं आएंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, कहने का मतलब सिर्फ ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं आएंगे जिनमें सिर्फ इस तरीके से हो। देखिए अनपेयर्ड मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब चौथा शर्त इसकी यही होगी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा जरूरी नहीं कि उसमें ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लें या ऐसे ही परमाणु कक्षक भाग ले जो अनपेयर्ड हो, या कहें तो जो हाफ फील्ड हो। यहाँ पे भाग लेने वाले ऑर्बिटल यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे वो फुल फील्ड भी हो सकते हैं। अभी सम केसेस जब हम कुछ ज्योमेट्री देखेंगे तब हम देख पाएंगे कि ये जो पेयर्ड वाली बात है, यानी लोन पेयर जिसको बोलते हैं, ये पेयर्ड वाली बात तब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि जो संकरण होगा उसमें ये भी भाग लेते हैं, भले ही ये बॉन्ड ना बनाए लेकिन ये भाग लेते हैं, जिसकी वजह से हमको ज्योमेट्री मिल रही थी। क्या अभी NH3 की ज्योमेट्री की बात करें, इसकी NH3 की, इसमें एक लोन पेयर भी होता है, तो इसकी ज्योमेट्री हमको क्या मिली थी, पिरामिडल है, पिरामिड के आकार का मिला था। तो वही ये सब डिपेंड करता है इसी पे। ठीक है, तो कहने मतलब ये चौथी बात, इसमें चौथी शर्त जो बोल सकते हैं, इसकी कंडीशन यही है कि यहाँ पे सिर्फ अनपेयर्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल भाग नहीं लेंगे, इसमें फुल फील्ड ऑर्बिटल भी भाग लेंगे। ठीक है, फुल फील्ड ऑर्बिटल भाग लेकर के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया को जो समान ऊर्जा में ऑर्बिटल बनेंगे उनकी ऊर्जा समान होगी, संख्या समान होगी, उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी बात हो गई। अब हम जानेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता कितने प्रकार का है, जब एस और पी ऑर्बिटल ही संयोग करते हैं। डी के लिए भी हमको पढ़ना है, एस ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए और डी ऑर्बिटल के लिए। लेकिन पहले हम देखेंगे कि ये जो संकरण है वो एस और पी ऑर्बिटल के साथ किस तरीके से होता है, किस तरीके से एस पी ऑर्बिटल के कितने प्रकार के संकरण होते हैं एस पी ऑर्बिटल से। ठीक है, उसके बाद में हम डी वाले पे चर्चा करेंगे। देखेंगे पहले संकरण कितने प्रकार के होते हैं जिसमें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल संयोग करते हैं। ठीक है, तो बात करें तो जब एस और पी ऑर्बिटल संयोग करेंगे तो पहले बताइए किसी भी वैलेंस सेल में एस ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी और किसी भी वैलेंस सेल में पी ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी। उसके बाद हम डी की करेंगे। ठीक है, तो बात करें तो किसी भी वैलेंस सेल में जो एस ऑर्बिटल की संख्या होती है वो सिर्फ एक होती है ना, यानी कोई भी वैलेंस सेल हो उसमें जो एस ऑर्बिटल होगा उसकी संख्या होगी एक, यानी एक होता है एस ऑर्बिटल। ठीक है, क्या एक, और पी ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, तीन बनते हैं हमारे पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, किसी भी एटम का वैलेंस सेल हो तो उसमें एक एस ऑर्बिटल होगा और 3 पी ऑर्बिटल। तो इसके आधार पर जो संकरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, और इसी तरीके से एक होता है sp3। ठीक है, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं यस और पी ऑर्बिटल के मिलने से। इस केस में एक यस होगा एक पी होगा, इस केस में एक यस और 2 पी, इस केस में एक यस और 3 पी। कहने का मतलब यस एक ही होगा हर समय, पी की संख्या सिर्फ चेंज होगी, कभी 1 पी, कभी 2 पी, कभी 3 पी। ठीक है, तो कहने का मतलब हर समय यस की संख्या सेम होगी और पी ऑर्बिटल की संख्या डिफरेंट होती रहेगी, कभी 1, कभी 2, कभी 3। ठीक है, तो हम देखते हैं एक ही साथ इन तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, कितने ऑर्बिटल्स संयोग करते हैं, तब फॉर्मेशन कितने ऑर्बिटल्स का होता है। तो हम देखेंगे कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, sp2 कैसे होते हैं, sp3 कैसे होते हैं। देखिए तो पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के प्रकार, कितने प्रकार के संकरण। वैसे बात करें तो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं उनके बारे में हमको डिस्कशन करना है। देखिए क्या, जैसे पहला होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टाइप में sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा है sp3
यानी जिसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। d की बात अभी यहाँ नहीं की गई है, अभी आगे हम d ऑर्बिटल को भी इनमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 और sp3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होते कैसे हैं? तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन यही पता है कि ऑर्बिटल संयोग करते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। तो देखिए किस प्रकार से कितने कितने ऑर्बिटल संयोग करेंगे तब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बात करें 1s एंड 1p, क्या 1s और 1p, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर के बनाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रैखिक, क्या रैखिक ज्योमेट्री इनकी होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो इनकी रैखिक ज्योमेट्री होती है, फिर इसमें पूछ लिया जाता है कि परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है, कितना परसेंटेज कैरेक्टर s का है या कितना परसेंटेज कैरेक्टर p का है, ठीक है। तो बात करें sp में पूरा 100% sp कैरेक्टर है, लेकिन जो s कैरेक्टर है वो हमारा 50% है, यानी 50%, और p कैरेक्टर भी 50%। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल s और एक ऑर्बिटल p, इसकी वजह से 50% s के गुण होंगे यानी s कैरेक्टर, और 50% p के कैरेक्टर, ठीक है। और इसके एग्जांपल में हम BeCl2 ले सकते हैं, जो दिया गया BeCl2। इसी BeCl2 के साथ यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, BeH2 ले सकते हैं, BeF2 ले सकते हैं, और भी ऐसे एग्जांपल होंगे जहाँ पे 3 एटम्स हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे इस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे इस तरीके के एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्या sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देख लिया ना sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या एक s एक p, ज्योमेट्री इसकी रैखिक यानी लीनियर, 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर। एग्जांपल इसका BeCl2। अब देखिए दूसरा, आगे इसके एग्जांपल को भी डिस्कशन करेंगे, इसके एग्जांपल की आकृति हम बनाएंगे, शेप बनाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा sp2 में क्या होगा, एक s होगा और एक 2p होगा, यहीं से पता चल रहा है sp2 है s और p2, तो मतलब एक s 2p। और पता है ना कि ये हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ वैलेंस शेल में होगा, और किसमें, सेंट्रल एटम जो हमारा केंद्रीय परमाणु होगा उसी के वैलेंस शेल में ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, जब बॉन्डिंग बनानी होगी हमको, ठीक। तो ये हुआ। फिर देखिए 1s और 2p, और इसकी ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब त्रिकोणीय समतलीय होती है, क्या, या त्रिकोण समतलीय होती है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें जो परसेंटेज कैरेक्टर होता है वो s के लिए 33.33 और p के लिए होता है 66.67, यानी 66.67, इतना परसेंटेज कैरेक्टर p का होता है। इसके एग्जांपल में आप BeCl2 लिया गया है, BeCl2 ले सकते हैं, और भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं, BeCl2 हो गया, आप BF3 ले सकते हैं, BH3 ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओके। फिर देखिए तीसरा वाला जो बच रहा है कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको ये नाम से याद हो जाएगा कि कितने ऑर्बिटल होंगे, कितना परसेंटेज कैरेक्टर होगा, कैसी ज्योमेट्री होगी, ठीक। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s और 3p, यानी एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल संयोग करेंगे और बनाएंगे कितना, टेट्राहेड्रॉन। मतलब इनमें जो बनेंगे तो 1 और 3 यानी कि 4 बनेंगे टोटल, तो कौन सा होगा, चतुष्फलक होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बन रहे थे तो ट्राइगोनल यानी त्रिकोणीय, यहाँ पे 2 ही बन रहे थे तो लीनियर, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे यानी चतुष्फलक बनाएंगे, जिसका बढ़िया सा एग्जांपल होता है CH4 यानी कि मेथेन। फिर देखिए इसमें कैरेक्टर कितना कितना होगा, 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर, किसमें, sp3 में, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो कैरेक्टर है वो 25% s का और 75% कैरेक्टर यानी 75% कैरेक्टर होगा p ऑर्बिटल का, क्योंकि 3 p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप CH4 ले सकते हैं यानी कि मेथेन, और भी एग्जांपल इसके ले सकते हैं, जैसे बात करें तो और एग्जांपल में आप ले सकते हैं C2H6, ये भी एग्जांपल होगा, ठीक है, ये भी इसी का एग्जांपल होगा, किसका, sp3 का, ठीक है। तो ये पूरी बात हुई किसके लिए, संकरण के प्रकार, यानी 3 प्रकार के यहाँ पे हमने पढ़े sp, sp2 और sp3। अभी हम sp यानी जब उसको भी पढ़ेंगे जिसमें d ऑर्बिटल भी संयोग करेगा, तो कहने मतलब एक s एक p मिला करके 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जिनकी एनर्जी सेम, जिनकी साइज सेम, ठीक है। फिर उनकी ज्योमेट्री हुई लीनियर, यानी उनका अरेंजमेंट लीनियर हुआ। लीनियर होता है तो लीनियर पे जो एंगल बनता है कितना बनता है,
लीनियर के लिए जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है, यानी 180 अंश पे जो दोनों ऑर्बिटल होंगे, भाई दो मिले हैं तो दो ही बनेंगे, तो दोनों जो हाइब्रिड दो ऑर्बिटल मिलेंगे वो 180 डिग्री पे एक दूसरे से होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 1s और 2p यानी 1s और 2p के मिलने से जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, यानी 120 अंश। किसका? जब ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, त्रिकोणीय समतल बनेगा, तब जो उनके बीच में एंगल होगी वो होगी 120 यानी 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से जब 1s और 3p यानी 1s और 3p मिलके बनाएंगे तब वो 4 बनाएंगे, तो चारों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109 अंश और 28 मिनट, ठीक है। मिनट को इस तरीके से दिखाते हैं, यानी टोटल 109 अंश और 28 मिनट। इसको 109.5 अंश भी बोल देते हैं, यानी 109.5 डिग्री। तो ये क्या है? ये है एंगल, सभी के एंगल है, यानी कि कोण है सभी के। लिनियर में 180, ट्राइगोनल प्लेनर में 120 और टेट्राहेड्रॉन में 109 अंश 28 मिनट, ठीक है। तो ये पूरी बात हुई तीनों ऑर्बिट कहें तो तीनों हाइब्रिडाइजेशन के लिए, sp, sp2 और sp3, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, इसको पूरा देख सकते हैं पूरा sp, sp2 और sp3 किस तरीके से कितने कितने ऑर्बिटल मिल करके बना रहे हैं, फिर एंगल इनके बीच कितना हो रहा है, इनकी ज्योमेट्री कैसी हो रही है, इसमें यस कैरेक्टर कितना है, इसमें पी कैरेक्टर कितना है, साथ ही साथ इसमें यानी इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। और इससे भी अधिक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ओके। तो अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए इसका भी लेते हैं, इसका भी और इसका भी, एक एक एग्जाम्पल तीनों का देख लेते हैं किस प्रकार से उनकी ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं BeCl2 के लिए। आप एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब साफ करते हैं, तब हम चलते हैं आगे। देखिए हम बात करेंगे sp2 के लिए, एक एक की बारी बारी से। sp2 पहले देख लीजिए, sp2 के लिए कैसे बनाते हैं हम फिगर, यानी किस तरीके से संकरण होगा, कहाँ कहाँ पे ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कहाँ कहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से अरेंज होंगे, उनकी आकृति कैसी होगी। बात करें तो वैलेंस शेल में ही ये होता है ना। तो वैलेंस शेल में s और p ऑर्बिटल। देखिए तो पहले हम कौन सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम पहले पढ़ रहे हैं sp के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका एग्जांपल हमने भी बताया था आपको BeCl2। क्या एग्जांपल है इसका? BeCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, BeCl2। अब देखिए इसके लिए हमको करना क्या होता है, तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तभी तो हम वैलेंस शेल जान पाएंगे, बिना कॉन्फ़िगरेशन के वैलेंस शेल नहीं जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी बेरिलियम का। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 होता है ना, है ना। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और 2s2, जबकि 2p 0 होता है, ठीक है, 2p 0 होगा। अब हमको संग्रह करना, आप साथ ही साथ क्लोरीन के लिए भी कर देते हैं। देखिए क्लोरीन के एक के लिए करेंगे, दूसरा अपने आप सेम है, क्योंकि क्लोरीन का भी तो ऑर्बिटल जुड़ेगा, क्लोरीन यानी सिर्फ Cl का। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है ना। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम तो किस तरीके से, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p कितना बनेगा? 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 और 5, 17, यानी कि एक अनपेयर्ड रहेगा। ऑर्बिटल बनाए p का, तो p का ऑर्बिटल किस तरीके से बनता है? इस तरीके से ना, p में बनेंगे कितने? 5, 3 बनते हैं p में, 3। ये होता है हमारा px, ये py और ये होता हमारा pz। यहाँ पे भर लीजिए पहले, 1, 2, 3, 4 और 5 होता है। इस तरीके से हम भरते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना ना पता तो आप पीछे जाके वीडियोस देख सकते हैं। ये भरते हैं, एक यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है। अब देखिए, और pz ऑर्बिटल इसका बच रहा है, ठीक
ठीक है। फिर देखिए इसके यहाँ पे इसका जब ये तो इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, अब एक्साइटेड में करें, अब यह भी कहा गया कि एक्साइटेड में ना भी करें तो भी वो संयोग करेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक्साइटेड में करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ये भी कहा गया कि वो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमको एक्साइटेड करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम एक्साइट करेंगे। तो इसमें जाएंगे, देखिए अगर एक्साइटेड स्टेट में करें तब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 1s2 2s1 और हो जाएगा 2p1, क्योंकि एक्साइटेड होके ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वो चलाया इसमें। ठीक है, यानी देखेंगे हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ये हमारा सेंट्रल एटम है बी यानी बेरिलियम, तो अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा एस और पी का, एक एस और एक पी। तो बात करें, हमने कहा था कि जब एक ही अक्ष पे होंगे तभी सुटेबल होगा, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो सुटेबल होता है वो होता है एस ऑर्बिटल तथा पीजेड ऑर्बिटल, यानी कि एस और पीजेड ऑर्बिटल ज्यादा सुटेबल होता है जब हमको एसपी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो पी वाला इलेक्ट्रॉन है वो जेड में होगा, तो इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तब अभी वहां पे देखिए बनेगा। तो हाइब्रिडेशन कराए तो एक यस होता है ना, देखिए यस इस तरीके से, इसके लिए ज्योमेट्री कैसी, यानी कि अपने अक्ष पे है ये, और ये एक्स वाई और जेड, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अभी देखिए फिर अगला क्या, अगला हमको बनाना पी के लिए। देखिए पी के लिए हम कैसे बनाएंगे, पहले तीनों अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, ये जुड़ेगा तो पी वाला यहां पे देखिए इस तरीके से ये बनेगा हमारा पी, यानी कि ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। हमारा कौन सा है, ये हमारा है यस ऑर्बिटल, यस, और ये हमारा है पीजेड। ठीक है, मैंने बताया कि इसके लिए हम यस और पीजेड का इस्तेमाल करते हैं। पीजेड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अभी देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, अभी हम वैसे बनाते हैं, इसको मिक्स करके बनाएंगे तब अभी देखिए बनेगा। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत यानी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने की जरूरत नहीं है। यह हुआ जब इनकी मिक्सिंग होती है, यानी जब ये मिक्स होते हैं आपस में, तब ये इस तरीके से बनते हैं कि सब जेड एक्सिस पे कहें तो मिक्सिंग के बाद जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसमें दो लोब होते हैं, एक पॉजिटिव लोब एक निगेटिव लोब। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव लोब्स जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है और एक होता है निगेटिव लोब्स। तो इस किस तरीके से इसमें होते हैं अभी देखिए, ये भी दोनों आपस में मिल करके संकरण करेंगे, यानी कौन सा होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये बनेंगे किस तरीके से, देखिए ये मिल करके बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्म बनेगा और ये होगा कैसा, देखिए ठीक है, ये रही एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और ये बने हमारे कौन से, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दो हैं क्या, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक तो ये हमारा और एक ये। इसमें ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये है निगेटिव लोब्स। ठीक है, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और ये पॉजिटिव लोब्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं इनको, एक इलेक्ट्रॉन यस वाला यहाँ पे और पी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी, तो यहाँ पे जो केस बनती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते, देखिए ये पॉजिटिव लोब और ये पॉजिटिव लोब, यानी दोनों साइज में लगभग बराबर होंगे, एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल ये, दोनों साइज में लगभग बराबर होंगे। कौन सा, ये है एसपी ऑर्बिटल, ये भी एसपी ऑर्बिटल है और ये भी है एसपी ऑर्बिटल। ठीक है, दोनों साइज में लगभग बराबर, दोनों की एनर्जी लगभग बराबर, और दोनों इस तरीके से अरेंज है। अब ये जो पीजेड वाला है क्लोरीन का, दो पीजेड है ना क्लोरीन के,
तो दो पीजेड जो क्लोरीन के हैं अब वो और इनका अब वो इससे संयोग करेंगे, लेकिन देखिए इनके बीच की एंगल कितनी है, यानी जो इनके बीच में एंगल बन रहा है कोण वो कितना है 180 डिग्री है ना। वही बताया था कि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, ये अरेंजमेंट सबसे बढ़िया होगा। तो अब देखिए ये हुआ, अब जो क्लोरीन का पीजेड है वो आकर के एक इधर से संयोग करेगा और एक इधर से। देखिए कैसे इसको बनाया पहले, देखिए ये इसके लिए है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा लोब, निगेटिव लोब जिसको बोलते हैं, ये हुआ। फिर अब पी के लिए पी का पॉजिटिव लोब यानी क्लोरीन का पॉजिटिव लोब आएगा इधर से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा बी के लिए है, बी के लिए। तो यहाँ पे कहा ये बी है, ये Cl है और ये Cl है, ठीक है। तो जब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से आए हैं, तब की केस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए एक इस तरीके से, एक इस तरीके से एक बॉन्ड, और एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, मतलब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी ये मॉलिक्यूल बन गया। क्या ये डिग्री कितनी है, इनका एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना, यानी कि ये BeCl2 मॉलिक्यूल बन गया। और बी कोण ClBe और Cl ये है 180 डिग्री, ठीक है। और ये ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है ना, लीनियर यानी कि रैखिक, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तब जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है रैखिक, ठीक, जिसके बीच में 180 डिग्री का कोण होता है, जिसकी एग्जांपल आप BeCl2, BeH2, BeF2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए सुटेबल मैंने बताया कि ध्यान दीजिएगा यह सब पीजेड रहेगा, क्योंकि जब कभी भी हमको ये करना होगा तो पीजेड वाला अक्सर खाली मिलेगा। और हमने कहा है कि सेम डायरेक्शन सेम अक्ष वाले एक दूसरे से संयोग करते हैं। और यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे PX PY पीजेड होते हैं, तीनों की एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को PX PY पीजेड कहीं भी रख सकते हैं, इसलिए हम पीजेड का यूज ज्यादा करते हैं। ओके, तो ये किसके लिए हो गया, BeCl2 के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन में BeCl2 के लिए ये हो गया। अब हम इसी तरीके से देखें BF3 के लिए। अब हम दूसरे के एग्जांपल के लिए देखते हैं जो कि sp2 का एग्जांपल होगा। तो देखेंगे हम अपना अगला एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो होगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए यानी sp2 संकरण के लिए जो होगा वो कौन सा होगा, BCl3 यानी बोरान ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो इसमें भी हम वही पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बोरान, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, कितना आएगा 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है, 2 2 4 और 1 5। बात करें इसके लिए हम यूज करते हैं किसको, py/pz, यानी कि जब कभी भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल का यूज करेंगे, ना कि px का, ठीक है। ये हुआ। तो अब इसका एक्साइटेड स्टेट में किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी उत्तेजित अवस्था में देखिए कैसे होगा, 1s2 2s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा इसके पीछे, और 2p2, यानी कि इसके 2 py और pz में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, x में नहीं अभी, ठीक है। ये हुआ है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे पहले हाइब्रिडाइजेशन करा लेते हैं हम। एक s है 2p, यानी कि देखिए कैसे, एक s हुआ और p के लिए 2 बनाएंगे भी, देखिए x y और z। मैंने बताया p के लिए py और pz का इस्तेमाल हम करेंगे, देखिए, ठीक है। तो py और pz, z वाला हम ऐसे ही बनाते हैं, z और y वाला ऐसे बनाते हैं, इसको लगभग बराबर लिखते हैं, बड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, लगभग बराबर बनाते हैं। देखिए pz हुआ, py हुआ, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस,
ओके, तो यहाँ पे ये दोनों संयोग करेंगे हम और बनाएंगे क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनको तीन ऑर्बिटल बनाने हैं, वो भी कैसे, sp2 जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनकी साइज सेम हो। ठीक है, इनमें भी फिर पॉजिटिव लोब और निगेटिव लोब बनेंगे। बात करें यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं सभी में एक एक, मान लीजिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ठीक है, एक एक, यहाँ भी है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब इन्होंने संयोग किया तब ये बनाएंगे, देखिए कैसी ज्योमेट्री, ये बनाएंगे इस तरीके का से, ताकि इनके बीच में 120 डिग्री का आकार, यानी जो 120 डिग्री बननी है एंगल, वो बनी रहे। देखिए कैसे, इस तरीके से बनाएंगे। ये निगेटिव लोब, ठीक है, ये निगेटिव लोब इसका, और तीसरा वाला यहां पे बन जाएगा। ये ज्योमेट्री इनकी बनेगी। कौन से हो गए ये हमारे हुए, ये बने हमारे sp2 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन कौन से sp2 है, ये हैं और ये भी हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है। ठीक है, और जिसमें अब हम इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं ना, कि ये पॉजिटिव लोब्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन हम दिखा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये इस कक्षक के निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब निगेटिव लोब्स है। पॉजिटिव लोब्स, बड़े वाले पॉजिटिव लोब्स जो कि बॉन्ड बनाएंगे, और निगेटिव लोब्स जो छोटे हैं वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, इनकी स्टेबिलिटी में, यानी इनके अरेंजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं ये निगेटिव लोब्स वाले भी। ठीक है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये दोनों, ये तीनों जो बने हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये तो sp के लिए संकरण अंकरण हो गया। अब Cl को लाके इसमें जोड़ना है। देखिए Cl जुड़ेगा कैसे, तो क्लोरीन के लिए फिर से हम करते हैं। क्लोरीन का होता है टाइम नंबर 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए पहले। 1s2, 2s2, 2p6 और कितना होता है 3s2, 3p5। अगेन वही pz वाला इसका बचेगा, तो देखिए फिर से 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, पांच इलेक्ट्रॉन हो गए। ये pz वाला फिर से इसके पास खाली है, तो अगेन ये pz वाला अब 3 एक्सिस से इसके पास आएगा। ठीक है, ये तो अब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इनमें इनकी डायरेक्शन अब सेम हो रही है। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है, यानी जो एंगल इनके बीच में बन रहा है, वो पता है ना कितना है, 120 डिग्री है। ये एंगल 120 डिग्री, आप तीनों में कहीं भी देखिए, इसका भी 120, इसका भी 120, इसका भी 120 डिग्री होगा। ओके, तो अब ये जो आएगा वो, यानी क्लोरीन का p ऑर्बिटल जो बचा हुआ है, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक यहां से जुड़ेगा, एक यहां से, एक यहां से, यानी कि तीनों अब इससे जुड़ेंगे। तो आप यहाँ पे सिर्फ p ऑर्बिटल ही कर सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, pz लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कहा है हम यूज किसका करेंगे, py और pz का। ठीक है, py pz आएगा, और इसी तरीके से ये pz और py कहे तो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, क्योंकि px, py, pz तीनों की एनर्जी सेम होती है, वो चाहे p में रहे, py में रहे या pz में रहे। इसलिए आप pz भी लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते, एक का pz आएगा, दूसरे का py आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब वो आकर के इसका बनेगा कैसे, इसमें यही होगा। देखिए इसका जो बनता है, ठीक, यही pz, जिसमें एक साइड में इलेक्ट्रॉन है, बस किसके लिए है, क्लोरीन के लिए है, pz है। ठीक है, बोल सकते हैं क्लोरीन के लिए pz है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक साइड वैकेंट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है। अब देखिए क्लोरीन आके जुड़ेगा कैसे इससे। ठीक है, तो यहीं पे आपको दिखा देते हैं क्लोरीन यहाँ पे जुड़ता कैसे है। देखिए इसको बनाते हैं फटाफट। पहले 3 हम बनाएंगे, एक इसका निगेटिव लो, इसका निगेटिव लो, और ये 2 इसका निगेटिव लो, और ये 3। लगभग बराबर बनाइएगा तीनों को। ठीक है, क्योंकि तीनों की एनर्जी लगभग सेम होगी। अब इससे आके क्लोरीन वाला जुड़ेगा, देखिए कैसे, यहाँ पे जुड़ा क्लोरीन, इसी तरीके से यहाँ भी क्लोरीन जुड़ेगा,
और इसी तरीके से यहाँ भी क्लोरीन जुड़ेगा। ठीक है, यानी ये कौन से हैं, ये है क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। ये बीच वाला हमारा कौन सा है, ये हमारा बोरान है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन दोनों आए, यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में आए और इन्होंने साझा कहें तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और यहाँ पे फॉर्मेशन किया किसका, सिग्मा बॉन्ड का। वहां भी आप लोग BeCl2 में भी सिग्मा बॉन्ड लिख लीजिएगा कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, यानी सिरे का सिरे से ओवरलैपिंग है, ना कि साइड वाइज हेड ऑन है। तो ये है कौन सा शेप, ये हमारा है ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं। कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि ये पूरा शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो। आप देख लीजिए। ठीक है, ये शेप ट्राइगोनल प्लेनर हुआ किसके लिए, BeCl3 के लिए। एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, और बीच में B वाला। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड और सभी के ये पॉजिटिव लोब्स हैं, ये निगेटिव लोब्स छोटे वाले। यहाँ भी ये पॉजिटिव लोब क्लोरीन का, ये निगेटिव वाला क्लोरीन का। यहाँ भी निगेटिव लोब, पॉजिटिव लोब, निगेटिव लोब। पॉजिटिव और निगेटिव लोब से समझ सकते हैं, पॉजिटिव लोब वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी और निगेटिव जहाँ पे पाए जाने की संभावना कम होगी। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से हम देख लेते हैं अपने CH3, यानी जो ये होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए भी देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। ये s ऑर्बिटल है, यस है, और ये है py, pz। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे सीधे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसका एग्जांपल होता है, हम लेंगे क्या, CH4। तो CH4 के लिए कार्बन का पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसमें होगा 1s2, 2s2 और 2p2, तभी 6 बना। तो अब इसको एक्साइटेड स्टेट में जब लिखेंगे तो कितना होगा, 1s2, 2s1 और 2p3, यानी p के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं। यानी कि अब तीनों बॉन्ड बना सकते हैं। अभी तक एक खाली था जो बॉन्ड नहीं बना सकता था, लेकिन अब तीनों पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं कौन सा, 1s और 3p का, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। देखिए कैसे, 1s हुआ और p के लिए ठीक है। ये x, ये y और ये z, ये हमारा है, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी संयोग कर सकता है। ये हमारा s ऑर्बिटल है, ये हमारे p ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz ऑर्बिटल्स। अब ये करेंगे संयोग, ये x, ये y और ये z। ठीक है, ये संयोग करेंगे तब बनाएंगे क्या, 3 ये और 1 यानी 4। तो कहेंगे 4 ऑर्बिटल बनेंगे अब। ठीक है, वो भी ऐसे डिस्टेंस पे बनेंगे, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस उनके और उनके बीच का एंगल कितना हो, sp3 में कितना होता है 109 मिनट ना। देखिए किस तरीके से बनेगा, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये बनाया यहाँ पे, ये बनाया यहाँ पे, और ये बना देते हैं हम यहाँ पे, और ये वाला, ये सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप इसमें छोटे छोटे लोब्स, बीच के जो निगेटिव लोब्स हैं उसको भी दिखा सकते हैं, या नहीं दिखाइए कोई बात नहीं, एक दूसरे को छिपा लेते हैं। ये हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये जो ऑर्बिटल्स हमारे बने, ये कौन से बने, sp3 ऑर्बिटल्स, और ये हाइब्रिड हैं सब। आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, सब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, और बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मतलब चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर इलेक्ट्रॉन होने के बाद इनके बीच का एंगल कितना होता है,
हमें बताया कितना 109 अंश 28 मिनट। ये क्या इनके बीच का एंगल, आप किन्हीं दो एटम्स यानी किन्हीं दो ऑर्बिटल के बीच का एंगल निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से बचा कौन सा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितना 1s1 होता है, यानी कि एक यस ऑर्बिटल इस तरीके से बनेगा जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को कहीं भी दिखा सकते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है, यस ऑर्बिटल है, कह सकते हैं यस ऑर्बिटल। ठीक है, अब वो यस ऑर्बिटल आएगा इससे संयोग करने, क्योंकि उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं करेंगे, मतलब कहीं से भी वो संयोग कर सकता है। तो अब एक 4 एस ऑर्बिटल होंगे, 4 हाइड्रोजन तो 4 एस ऑर्बिटल, चारों आके इसके एक एक से संयोग करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे ये बनाते हैं। पहले इसको, ठीक, ये बना, ये इस तरीके से बनेगा शेप। अब वो चारों आएंगे इस तरीके से। देखिए एक आके यहाँ पे, एक आके यहाँ पे संयोग करेगा, एक आके यहाँ पे और एक आके यहाँ पे। तो कहने मतलब ये एच है, ये एच है, यानी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। जो बीच वाला है ये कौन सा है, ये है हमारा कार्बन। कार्बन है ना, कार्बन। इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे तब, ठीक है। और इनके बीच का एंगल आपको पता है 109 से 28 मिनट। तो कहने मतलब ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, ये होगी टेट्राहेड्रॉन, यानी टेट्राहेड्रल। टेट्रा चतुष्फलक हो गए ना ये, ठीक है, ये चतुष्फलक हुए। ये हमारे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ऑर्बिटल, और ये s ऑर्बिटल है H का। तो कहने मतलब ये पूरी ज्योमेट्री हो गई sp3 के लिए। sp3 का एग्जांपल भी हो गया आपको CH4। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के उसका ज्योमेट्री यानी उसका शेप आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब जो शेप बनती है वो बनती है क्या, टेट्राहेड्रॉन, यानी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक। ठीक है, तो ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने पढ़ाया sp, sp2 और sp3 तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम और कुछ एग्जांपल, इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन के और कुछ एग्जांपल जानेंगे, तो अपने डी ऑर्बिटल को भी इंक्लूड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।